नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नवरत्न मीणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मेरिट मंत्रा के इस संजीवनी बैच की क्लासें डेली रेगुलर आती है। केवल संडे के दिन की आपकी छुट्टी रहती है, बाकी आपकी क्लासें डेली आ रही है। और आज हम भौतिक प्रदेश के पार्ट 5 की क्लास यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने भौतिक प्रदेश से पहले भी हमने नवीनतम जिले और संभाग की कंप्लीट एक क्लास लगाई थी। स्थिति विस्तार की 2 क्लासें लगाई थी और यह हमारा भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर है, इसमें हमने मरुस्थल की 3 क्लासें यानी कि जिसमें हमने मरुस्थल को 2 क्लासों में कवर किया था, लेकिन अपन ने कुछ बेसिक के साथ में मरुस्थल को समझा था, उसमें अपने को एक क्लास फर्स्ट वाली लगी थी। अभी 4th नंबर पे अपन ने अरावली को कंप्लीट किया और आज 5th नंबर पर पूर्वी मैदान है और कल लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की। उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ में फ्लो चार्ट्स का यूज़ करेंगे ताकि हर चीज़ अपनी क्लियर रहे। और इसमें क्वेश्चन आंसर थोड़े ज़्यादा लाए गए हैं ताकि आप लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ सके। इन सभी को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। इसीलिए आप लोग भी केवल और केवल इतना सा काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन करके इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ्स को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहना है। चलिए अब बिना किसी देरी के अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारित करता है, यानी कि कितना प्रतिशत रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा 23%। ये कौन रखता है? मैदानी प्रदेश रखता है। कितना प्रतिशत? 23%। 61.11% कौन रखता है? अपना मरुस्थल रखता है। कौन रखता है? मरुस्थल रखता है। वहीं पर 9% की अगर हम बात करें तो आपका अरावली प्रदेश कितना प्रतिशत रखता है? 9% रखता है। अगर हाड़ौती की बात करें तो 6.89 किलोमीटर कौन रखता है, यानी कि लगभग 7% हाड़ौती रखता है। देखो 61% मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या रहती है, वहीं 23% मैदानी प्रदेश के अंदर लगभग 39% आपके जनसंख्या निवास करती है। 9% अरावली के अंदर 10% क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। तो इसी तरीके से 7% हाड़ौती के अंदर, यानी कि 6.89% हाड़ौती के अंदर लगभग 11% की क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। चलिए ये सब बातें अपन लोग साथ में और पढ़ते जाएंगे। अभी अपन समझते हैं पूर्वी मैदान का निर्माण कब हुआ, इसमें कितनी उर्वरता है, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, खाद्यान्न यहाँ का कैसा है, किस प्रकार का खाद्यान्न है, और भौगोलिक वर्गीकरण यानी कि किसका भाग है, ये सब बातें अपन लोग समझते हैं। तो निर्माण को अगर हम देखें तो इसका निर्माण होलोसीन युग में हुआ था। कौन से? होलोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। नदियों के निक्षेपण और अवसादीकरण के द्वारा किसका निर्माण हुआ? आपके नदियों के निक्षेपण और अवसादीकरण से पूर्वी मैदान का, जहां पर जलोढ़ पंख का जमाव है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का क्या यहाँ सर्वाधिक जमाव है। यहाँ की उर्वरता देखो तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है? मैदानी प्रदेश। सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है? आपका उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसका कारण क्या है? कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा उपस्थित है। क्या है? यहाँ पर जलोढ़ मृदा उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पर उर्वरता यानी कि उपजाऊ सर्वाधिक इसी क्षेत्र में है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के आधार पर। प्रमुख वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर पतझड़ वनस्पति, मानसूनी वनस्पति, मेसोथर्मल वनस्पति, समोद्भिद वनस्पति, ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आपके मैदानी प्रदेश के अंदर। और अगर आप देखो तो इनको थोड़ा डिटेल में अगर आप समझोगे कि मानसूनी, पतझड़, मेसोथर्मल, समोद्भिद वनस्पति आखिरकार क्या होती है, तो जैसे उदाहरण के लिए शहतूत, रोहिड़ा, आम, नीम, बबूल, अमरूद, करौंदा, नीम, आड़ू, पीपल, ठीक है, बरगद, महुआ, सागवान, प्लास और खेजड़ी जैसे वृक्ष या फिर पेड़ पौधे, फल वगैरह, ये सब कहाँ पर आपके होते हैं? मैदानी प्रदेश के अंदर होते हैं। खाद्यान्न की बात करें तो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन भी यहीं पर होता है, यानी कि अपन इसे क्या कह सकते हैं? अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा अपन श्री गंगानगर को कहते हैं जिलों के अकॉर्डिंग, और भौतिक प्रदेशों का अकॉर्डिंग अपन मैदानी प्रदेश को कहेंगे। और ये भाग किसका है? तो ये 33 सागर का भाग है। किसका भाग है? 33 सागर का भाग है। अगर आप देखो तो गंगा भारत के संदर्भ में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। किसका मैदान का भाग है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का, यानी कि गंगा के मैदान का क्या है? ये भाग है। नेक्स्ट अपन लोग थोड़ी सी चंबल बेसिन को समझेंगे, फिर माही बेसिन को, फिर बनास बेसिन को, यानी कि मैदानों को 3 भागों में बांटा, चंबल, माही और बनास बाणगंगा। अब देखो अपन ने ये चीज़ पहले भी बता दी है फर्स्ट की चार्ट के अंदर, यानी कि
अपन लोगों ने समझाया था कि किसको किस किस भाग में बांटा हुआ है, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद में अपन लोग जो है प्रश्न उत्तरों को आराम से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग चंबल बेसिन को समझेंगे, और यह है क्या, एक भौगोलिक सांस्कृतिक विवरण को अपन इसको समझने वाले हैं। तो चंबल बेसिन को आराम से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे हर चीज़। तो सबसे पहले अपन इसके जो डेफिनेशंस को समझते हैं, परिचय को देखते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ है चंबल बेसिन का, वह चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसी चंबल बेसिन के अंदर एक प्रदेश है, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा मिसिंग हो चुका है, कांठल इसमें नहीं आता, वो माही के अंदर आता है, ठीक है। ये निर्माण इसका हो चुका है। इसके बाद देखो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो चंबल के अंदर जलोढ़ मृदा, काली मृदा हो चुकी है, लाल पीली मृदा अपने कहाँ पाई जाती है, चंबल बेसिन के अंदर जलोढ़ मृदा, काली पीली, लाल पीली, ठीक है। अब देखो विस्तृत जिले और फसलों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर अपने चंबल नदी का चंबल नदी निकलती है, कोटा, बूंदी, इनमें चंबल नदी निकलती है। भीलवाड़ा हो चुका है, सवाई माधोपुर हो चुका है, करौली हो चुका है, धौलपुर हो चुका है। भीलवाड़ा को हालांकि रखा नहीं जाता, भीलवाड़ा का छोटा सा अवशेष आता है, लेकिन मुख्यतः आपके जो है 6 जिले, कितने जिले हैं, 6 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, 6 मुख्य। तो देखो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की बात करो, दूसरे नंबर पर कोटा, तीसरे नंबर पर बूंदी, चौथे नंबर पर आता है सवाई माधोपुर, 5वें पर करौली और 6वें पर धौलपुर आता है। यानी कि आपको हाड़ौती के 2 जिले हो चुके हैं, मेवाड़ का आपके अकेला हो चुका है, एक सवाई माधोपुर इधर से, और 2 आपके मेवात के आ चुके हैं, करौली, धौलपुर। ये आपको इनको याद रखना है, इन 6 जिलों को। भीलवाड़ा का केवल अंश आता है, इसलिए भीलवाड़ा को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि भीलवाड़ा में सर्वाधिक मक्का होता है। वहीं चित्तौड़ के अंदर सर्वाधिक अफीम होता है, कोटा के अंदर सर्वाधिक सोयाबीन, लहसुन, धनिया इनकी खेती होती है, और चावल और गन्ने की खेती बूंदी के अंदर होती है। और करौली को क्या कहते हैं, डांग की रानी, और धौलपुर को क्या कहते हैं, डांग का राजा, किंग ऑफ डांग, यानी कि डांग का राजा। सवाई माधोपुर के अंदर सर्वाधिक अमरूद होते हैं। ये फसलें आपको याद रखनी है, इन फसलों को आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर कौन कौन से अभ्यारण्य है, तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये घड़ियाल ऐसा मगरमच्छ की जैसा दिखता है, तो ये कहाँ पर है, आपके चंबल बेसिन के अंदर है। इस बेसिन के अंदर राजस्थान का एकमात्र क्या है, नदी अभ्यारण्य, ठीक है। ये बेसिन एक नदी अभ्यारण्य, यानी कि चंबल बेसिन के अंदर कौन सा अभ्यारण्य, नदी बेसिन, जो चंबल नदी में बना हुआ है। जो राज्य का क्या है, एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है कि ये अकेला राजस्थान ही नहीं, बल्कि इसके साथ में दूसरे राज्य भी है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। इसका विस्तार 5 जिलों में तो विस्तृत बताया गया है। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर। चित्तौड़गढ़ भी आएगा इसके अंदर, यानी कि कुल 6 जिले होंगे। यहाँ पर आपके 6 जिले आएंगे, कितने जिले, 6 जिलों में इसका विस्तार है। एक चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल होगा, ये अपन ने फर्स्ट में ही बात कर ली थी। लेकिन यहाँ पर अगर अपन अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य आपके केवल 5 जिलों में है, जिसमें चित्तौड़ को काट देना, और केवल 5 जिलों में आपके अभ्यारण्य का विस्तार है। लेकिन चंबल नदी का विस्तार 6 जिलों में है, और अभ्यारण्य का विस्तार 5 जिलों में है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर को, ठीक है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चित्तौड़ काट देना जैसे अभ्यारण्य के बारे में पूछे। आगे अपन लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो देखो, और कौन कौन से जलप्रपात है। तो देखो राणा प्रताप सागर बांध जो है आपके चंबल नदी पर बना हुआ है, और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो राज्य का क्षमता में सबसे बड़ा बांध है, यानी कि जल धारण क्षमता में सर्वाधिक बड़ा बांध है। कोटा बैराज की बात करें तो जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। और चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, आपके भैंसगढ़ के अंदर, जो कितना ऊँचा है, 18 मीटर ऊँचा है, राज्य का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ठीक है, चूलिया जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि कुछ शब्दावलियाँ वगैरह, जिनमें सबसे पहले पढ़ेंगे बीहड़, फिर उसके बाद डांग को देखेंगे। बीहड़ क्या होती है, चंबल नदी में पाई जाने वाली गहरी खाइयाँ जो क्या कहलाती है, बीहड़ कहलाती है। सर्वाधिक बीहड़ आपके सवाई माधोपुर और धौलपुर में पाए जाते हैं, और बीहड़ का घनत्व सर्वाधिक कोटा के अंदर है। कुंवारी बीहड़ कहाँ पर है, आपके 12 में है। और डाकों की क्या कहते हैं, इसे शरण स्थली कहते हैं। किसे कहते हैं, आपके बीहड़ को, बीहड़ को क्या कहते हैं, डाकों की शरण स्थली कहते हैं। कुंवारी बीहड़ कहाँ पर है, 12 में। और बीहड़ का घनत्व कहाँ पर है, सर्वाधिक आप लोगों के, सर्वाधिक कोटा के अंदर है, ठीक है। ये शब्द आपको याद रखने हैं बीहड़ से संबंधित, जैसे कि सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर के अंदर है, वहीं बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व आपके कोटा में है। और सर्वाधिक यानी कि कुंवारी जो बीहड़ है वो आपके 12 के अंदर है, जिसे डांगों की शरण स्थली कहते हैं। डांग की बात करते हैं, चलो डांग को देखें तो घने पेड़ पौधे व निर्जन पहाड़ी युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर, ऊपर अपन लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मृदा अपर्दन की बात करें तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किसमें
होता है आपके चंबल नदी के अंदर होता है। उत्खात भूमि भी सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा ही निर्मित होती है। कंदराओं की बात करें तो सर्वाधिक कोटा जिले के अंदर कंदराएँ पाई जाती है। यह अपना क्या हो चुका है, चंबल नदी, ये अपनी चंबल नदी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर अपन ने हर चीज़ को क्लियरली समझा है कि इसमें निर्माण कब हुआ, ठीक है, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन से अभ्यारण्य है, कौन से बांध है, कौन सी इसकी जो है शब्दावली है, जिनमें बीहड़ डांग को अपन ने पढ़ा, और सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक डांग, डांग के राजा रानी, ठीक है, और मृदा का आपर्दन जो अपन ने इसके बारे में समझा। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो अपनी आती है माही बेसिन। कौन सी? माही बेसिन। देखो माही बेसिन आपके दक्षिण में पाई जाती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन इसके परिचय के ऊपर डायरेक्ट चर्चा करें तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर होती है माही बेसिन, व इसकी सहायक नदियों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अगर यहाँ देखें तो माही बेसिन की अगर विस्तृत झील है, उनके खनिजों के ऊपर चर्चा करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर के अंदर माही बेसिन का विस्तार है। डूंगरपुर के अंदर फ्लोराइड खनिज पाया जाता है, वहीं बांसवाड़ा में सोना और मैंगनीज, प्रतापगढ़ के अंदर सोना, साथ में आप हीरा भी लिख सकते हो, प्रतापगढ़ के लिए क्या लिख सकते हो, हीरा भी लिख सकते हो। दक्षिणी चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और दक्षिणी उदयपुर, ये 6 जिले आपके किस में है, आपके माही बेसिन के अंदर है। लेकिन प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए खनिज भी केवल इन 3 जिलों के ही यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को नोटिस करो कि आप लोगों को यहाँ पर खनिज बताए गए जिनमें से सोना, मैंगनीज, और सोना आपके 2 जिलों में निकलता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, और फ्लोराइड खनिज आपके डूंगरपुर में निकलता है। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं कुछ विशेषताओं के ऊपर चर्चाएं करें तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि मैदानी भागों में क्या होती है, आगे सर्वाधिक वर्षा होती है। मृदा की बात करें तो लाल लोमी मृदा है। फसल की बात करें तो मक्का का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। जनसंख्या की बात करें यानी कि सर्वाधिक क्या है, यहाँ पर लिंगानुपात है। वनस्पति की बात करें तो सवाना तुल्य है, यानी कि महुआ के वन और सागवान और महुआ के वन यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक है। और वनस्पति कौन सी है, सवाना तुल्य। निवासियों की बात करें तो सर्वाधिक जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अलावा वर्षा की बात करें तो इस बेसिन में सबसे पहले वर्षा होती है। कहाँ से होती है वर्षा, यहाँ पर अरब सागरी जो पवनें आती है उनके द्वारा यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, वर्षा होती है। ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था कि उदयपुर के अंदर की जो दक्षिणी अरावली है उसमें भी सबसे पहले वर्षा होती है, क्योंकि वो दक्षिणी भाग है, यानी कि अपन कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो है सबसे पहले क्या होती है, वर्षा होती है। प्रमुख बांधों की बात करें इसके तो अपन और परियोजना के बारे में देखें तो प्रमुख बांधों में जाखम बांध और माही बजाज सागर बांध प्रमुख है। जाखम बांध की बात करें तो प्रतापगढ़ जो है इसके अंदर ये स्थित है और 81 मीटर क्या है, ये ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। देखो 2 चीज़ें अपने ऊंची है, एक तो आप लोगों की क्या है, जाखम बांध है, और एक आपके चूलिया प्रपात है। जाखम बांध 81 मीटर है, उसका उल्टा करो तो 18 बनता है और चूलिया जलप्रपात बन चुका है, ठीक है। ये आपको दोनों को याद रखना है। चूलिया जलप्रपात अगर 18 का है तो जाखम को उल्टा करके 81 कर दो, ये शब्दों को उल्टा करके आप इसको याद कर सकते हो। माही बजाज की बात करें स्थान देखो तो बांसवाड़ा के अंदर ये है और इसकी लंबाई है 3109 मीटर, यानी कि राज्य का सबसे लंबा क्या है, ये बांध है। इसके बाद अगर परियोजनाओं की बात करें तो इस बेसिन में आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर परियोजना है, जिसमें राजस्थान और गुजरात क्या है, शामिल है। राजस्थान 45% है, वहीं गुजरात 55% यानी कि 55% है। राजस्थान कितने प्रतिशत है, अपने 45% ही शामिल है। आगे देखो इसके ये जो प्रतिशत वाला है ना, ये सहयोगदारी वाला, इसके क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं, बहुत सी बार इनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शब्दावलियों की बात करें तो कांठल क्या है, माही जो नदी है उसका तटीय भाग क्या कहलाता है, कांठल, यानी कि प्रतापगढ़ के अंदर कांठल प्रमुख है। कांठल की गंगा माही को कहते हैं। वहीं प्राचीनतम देखो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम भी क्या था, पहले कांठल ही था। वहीं कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को क्या कहते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। कांठल की गंगा माही नदी, कांठल क्या होता है, माही नदी का तटीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर अपन लोगों ने जो है कवर कर लिया है अपनी माही नदी, चंबल नदी को और कुछ पूर्वी मैदानी प्रदेश के बेसिक्स को। यहाँ पर अब अपन लोग जो है बनास नदी की यानी कि बनास बेसिन को समझते हैं, जिसमें बाणगंगा और बनास दोनों शामिल है। परिचय को समझे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, आराम से इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसके इंट्रोडक्शन को अपन लोग समझते हैं। तो देखो इसका निर्माण जो है बनास और बाणगंगा की सहायक नदियों से हुआ है और मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ और भूरी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में अपन इसके भागों को समझते हैं और सबसे पहले अपन बनास बेसिन के भाग को समझे तो देखो इसमें 2 भाग है। सबसे पहला है मेवाड़ का जो मैदान है वह इसका सबसे पहले भाग आएगा और उसके बाद आता है मालपुरा करौली का मैदान। सबसे पहले अपन लोग जो है मेवाड़ का मैदान समझेंगे, यानी कि देखो मेवाड़ मैदान जो है
इसको थोड़ा देखो, यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यानी कि 3 जिलों के अंदर क्या है, मेवाड़ का मैदान है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दो तो अपने राजसमंद और चित्तौड़ तो मेवाड़ के आ चुके हैं, भीलवाड़ा भी इसमें शामिल हो चुका है। फसल तो अब सबको पता है मक्का ही होती है, क्योंकि भीलवाड़ा का नाम आ चुका है तो मक्का सर्वाधिक होगी। दूसरे नंबर पर अपन करौली मालपुरा के, यानी कि मालपुरा करौली के मैदान को अगर समझे, यानी कि उत्तरी भाग में है ये आपके, इसमें अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, मालपुरा टोंक में आता ही है, करौली और इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अजमेर और सवाई माधोपुर है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मालपुरा करौली का मैदान निम्न में से किस ज़िले में नहीं है? ऑप्शन में ये तीनों आ जाएंगे, साथ में अगर करौली भी आ सकता है, ताकि आप लोगों को क्या कर सके, ये लोग कंफ्यूज कर सके। तो आपको याद रखना है करौली मालपुरा के मैदान में खुद करौली ही नहीं है, ठीक है। अब अपन लोग आगे देखो तो मिट्टी यहाँ पर क्या है, जलोढ़ है। वहीं पर यहाँ पर जो थी मिट्टी, अपन ने यहाँ पे मिट्टी नहीं बताई, क्योंकि इसमें भी कौन सी है, जलोढ़, क्योंकि कंप्लीट पूरी माही बेसिन, सॉरी बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी है, आपके जलोढ़। वहाँ पर फसल मक्का थी और यहाँ पर फसल जवार और सरसों है। कौन सी, जवार और सरसों है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसके प्रमुख बांध याद रखने हैं। कौन कौन से, बिसलपुर और पांचना बांध, क्योंकि करौली की तरफ बाणगंगा नदी जाती है तो पांचना बांध तो बनता ही है, बाणगंगा भी इसी में शामिल है। इसीलिए देखो यहाँ पर देखो, राजस्थान का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बाना पे बना हुआ आपके आपके बिसलपुर बांध। देखो अपन ने अभी ऐसे 3 बांध पढ़ लिए। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर, 3109 मीटर का आपका कौन सा, माही बजाज सागर सबसे लंबा बांध, और कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध आपके बिसलपुर बांध, और मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध। यहाँ पर अपन लोगों ने कुल 4 बांधों के ऊपर चर्चाएं कर ली है। ये चारों बांध आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें याद रखना। एक शब्द आता है जिसका नाम है रोही का मैदान, शब्दावलियों के अंदर आता है, और इसका निर्माण किससे होता है, यमुना और बाणगंगा नदी का जलोढ़ मृदा का उपजाऊ भूभाग क्या कहलाता है, रोही का मैदान। यमुना और बाणगंगा के मैदान को क्या कहते हैं, जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ पर, उस मैदान को क्या कहते हैं आपने, रोही का मैदान। कोटपुतली, जयपुर, दौसा, भरतपुर के अंदर इसका विस्तार है रोही के मैदान का, राजस्थान के अंदर। और यहाँ गेहूं और सरसों का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। कुछ शब्दावली के अंदर अगर और देखें तो जैसे खेराड़, माल खेराड़ा, पीड़माण, ऐसे शब्दों के ऊपर अपन चर्चा करें। देखो बनास बेसिन में नवीन भूरी जलोढ़ मृदा का वह उपजाऊ भूभाग जो टोंक और जहाजपुर में विस्तृत है। खेराड़ का मतलब है टोंक और जहाजपुर में विस्तृत भूभाग आपकी खेराड़ कहलाता है। माल खेराड़ जो बचा हुआ जो खेराड़ है, शेष जो भीलवाड़ा है। देखो आपको फिर से समझाता हूँ, इसमें अच्छे से आप ट्रिक से आप इसे समझ सकते हो। देखो फिर से देखना, अपने अगर देखें यहाँ पर तो खेराड़ क्या है, टोंक और जहाजपुर जो भीलवाड़ा के अंदर है, उसका विस्तृत भूभाग क्या कहलाता है, आपके खेराड़ कहलाता है। जब खेराड़ बन चुका है तो उसी खेराड़ से और जो भीलवाड़ा का जो बचा हुआ भूभाग है उससे क्या बनेगा, इनके ऊपर माल का क्षेत्र, उससे क्या बनता है, माल खेराड़। क्या बनता है, माल खेराड़। और इसका विस्तार जहाजपुर से लेकर मालपुरा टोंक तक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जहाजपुर से लेकर मालपुरा टोंक तक है, यानी कि पूरा खेराड़ आ गया और बचा हुआ भीलवाड़ा भी इसमें शामिल हो चुका है। पीणमाण के मैदान की बात करें तो बनास बेसिन में निर्जन पहाड़ी पठारी भू संरचना जो देवगढ़ में फैली हुई है, इसे अपन क्या कहते हैं, अपने पीणमाण का मैदान कहते हैं। जैसे अपन देखें तो चंबल में अपन लोग उसे क्या कह रहे थे, डांग कह रहे थे निर्जन पहाड़ियों को, वैसे ही यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, पीणमाण का मैदान कहते हैं। यहाँ पर अपन लोगों ने बनास को भी कंप्लीट देखा, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन समझा बनास का। उसके अलावा इसमें कौन, इसके जो 2 भाग थे, यानी कि 2 प्रकार होते हैं बनास के, मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, उसको समझा। शब्दावलियों में खेराड़, माल खेराड़, पीणमाण का मैदान, रोही मैदान, इनको समझा। इसके बांध को समझा। अब अपन लोग जो है प्रश्न उत्तरों को करते हैं, ठीक है। अपना ये मैदानी प्रदेश कंप्लीट होता है। अब प्रश्न उत्तरों की हम बात करते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, दोस्तों के पास में शेयर नहीं किया है, तो इसे ज़रूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ में इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना क्लास ख़त्म होने के बाद में। अब अपन लोग अपने प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। हमने पढ़ा था अभी जस्ट, बनास बेसिन जो है इसमें मालपुरा करौली का इसका मैदान का 2nd नंबर पे भाग था, ठीक है। इसके अलावा एक और था जिसका नाम है आपके मेवाड़ का मैदान। कौन सा मैदान, यहाँ पर देख सकते हैं, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। अब आगे अपन लोग चलते हैं, ठीक है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, यानी कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन अपन पढ़ चुके हैं, बनास बेसिन अपन पढ़ चुके हैं, छप्पन बेसिन और जवाई बेसिन। हमने एक चीज़ यहाँ पर नोट नहीं की थी कि हमने जो माही नदी पढ़ी थी, यहाँ पर अपन लोगों ने इस
पेज के ऊपर जो माही नदी अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी। इस माही नदी के अंदर अपन ने 56 के मैदान को पढ़ना अपन लोग भूल चुके थे। अपन भूले नहीं है, लेकिन अपन लोगों ने जो पिछली जो कक्षाएं ली थी अपन लोगों ने, उसके अंदर 56 के बेसिन के जो मैदान था उसको पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो तो 56 के मैदान को अपन लोगों ने उस 56 वाली शब्दावली के अंदर समझा था। पिछली क्लास में जो अपन ने 56 की जो कंप्लीट यानी कि जिसका भी नाम 56 से शुरू होता है उस शब्दावली के अंदर अपन ने 56 के मैदान को पढ़ लिया था। तो अगर आपको याद हो तो 56 का मैदान अगर माही बेसिन का ही भाग है तो ये भी आपका जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश का ही क्या रहेगा, एक भाग रहेगा। लेकिन जवाई बेसिन की अगर हम बात करें तो जवाई बेसिन आपके मरुस्थल के अंदर आता है, इसलिए जवाई बेसिन क्या नहीं होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? कौन से भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो हम अभी पढ़ रहे हैं मैदानी प्रदेश, और बनास किसका है? मैदानी प्रदेश का। बनास के साथ कौन सी नदी होती है? बाणगंगा। इसके अलावा चंबल बेसिन, माही बेसिन भी इसी का भाग है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? यानी कि प्रतापगढ़ कैसा भाग है? कांठल का मैदान, भोराट का पठार, गोरवान लैंड, छप्पन का मैदान। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, अगर प्रतापगढ़ आता है तो आपको सबसे बड़ा नाम याद रखना है छप्पन का मैदान। अगर छप्पन का मैदान अगर यहाँ नहीं होता तो आपको कांठल का मैदान इसमें राइट आंसर लगाना था, बट आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? छप्पन का मैदान। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? मैंने बताया था पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या कहलाता है? खाद्यान्न का कटोरा। जिला पूछ ले तो आएगा श्री गंगा नगर। क्या आएगा? श्री गंगा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो सबसे पहले देखते हैं तो यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ये सबसे बड़ी गलत बात हो चुकी है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। अगर आपने पहले नंबर की क्लास नहीं देखी है, आप जाइए हमारे चैनल पर, उसमें कोर्स वाला सेक्शन दिखेगा, उसमें जाइए और सबसे पहले नंबर की क्लास देखिए, यानी कि भौतिक प्रदेशों की। उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें बता रखी है। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है ये, और कौन सा कितना समुद्र तल ऊंचा होगा तो उसकी ऊंचाई में उसका क्या नाम रखा जाएगा, यानी कि अगर इतना ऊंचा होता है तो उसका नाम ये रखा जाएगा। 2700 मीटर से अधिक है तो वो पर्वत कहलाता है, और बाकी 900 मीटर से अधिक है तो वो पहाड़ियाँ कहलाती है। इस प्रकार हमने हर चीज़ को समझाया है, इसीलिए उस क्लास को जाके एक बार आप कंप्लीटली देख लीजिए। तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा का जमाव इसमें पाया जाता है, ये भी सही बात है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है तो ये गलत बात है। अब कैसे गलत बात है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ। जैसे ये है आपको, आपकी बनास नदी यहाँ से निकलती है और ये आपका राजस्थान है, ठीक है। ये क्या है? आपका राजस्थान है। अब इस राजस्थान में अगर यहाँ से बनास नदी निकलती है तो अपने को पता है बनास नदी इधर निकलती है, बाणगंगा भी इधर ही निकलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो पश्चिम दिशा है, ठीक है। ये आपकी पूर्व दिशा है, ठीक है। ये आपकी कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। अब यहाँ पर देखो ये जो नदियाँ ये कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में, यानी कि ढाल भी कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। अगर नदियाँ पूर्व में जा रही है तभी ढाल है, तभी तो उस दिशा में जा रही है। तो इसमें पश्चिम की तरफ इनका ढाल नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई? इसमें गलत हो चुकी है। तो इनका ढाल कौन सी दिशा में है? आपके पूर्व दिशा के अंदर। तो ये है क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। 2 और 3 क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा। 2 और 3 क्या होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं? अभी पढ़कर आ चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये आपके कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान के 56 का मैदान प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कौन सी दिशा में है? आपके दक्षिणी भाग में, यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर स्थित है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा था? तो ये अपन पढ़ चुके हैं, बनास बेसिन का। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? ये वर्षा का वार्षिक औसत आपको यहाँ नहीं बताया गया है, बट वर्षा का वार्षिक औसत जो है अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है यहाँ पर नहीं बताई गई है। क्यों नहीं बताई गई है? इसका रीज़न सीधा सा ही है कि ये चीज़ें हम लोग बेसिक्स को कवर कर चुके हैं पहले ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस फर्स्ट वाली क्लास को ज़रूर देखना। उसके अंदर अपन लोगों ने सारे भौगोलिक प्रदेश के बेसिक्स को कवर कर लिया है। शायद अगर आप उस क्लास को भी लोगे तो भी आपके कम से कम 50 से 60% भौगोलिक प्रदेश खत्म हो जाएंगे उस क्लास के अंदर ही। देखो अगर आप देखते हो औसत वर्षा के बारे में देखते हो तो 80 से 120 आपकी यहाँ पर औसत वर्षा होती है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 80 से 100 इसकी क्या होती है? औसत वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर केवल 80 तक का ही है, लेकिन यहाँ पर 80 से अधिक होती है। इसीलिए अपने को कौन सा ऑप्शन लगाना है? यहाँ पर आपको 80 से 120 वाला ऑप्शन लगाना है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पूर्वी मैदानी के अंतर्गत आता है? 23%। ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। 61.11 मरुस्थल, 9% आपके अरावली, 7% के लगभग हाड़ौती का प्रदेश। डांग बीहड़ जो भूमि है वो किस नदी बेसिन की विशेषताएं हैं? तो डांग का राजा आपके धौलपुर, डांग की रानी करौली, ठीक है। निर्जन पहाड़ियाँ वाली हो चुकी है। तो ये सब आपकी कौन सी है? चंबल बेसिन है। कौन सी? चंबल बेसिन है। डाकों की शरण स्थली, ठीक है। कुंवारी बीहड़ हो चुकी है। ये सब कुछ आपके
अपन ने बीएड में समझा था। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? अगर हम मृदा की बात करें तो यहाँ पर आएगी आपके एल्फी सोल, अपने कौन सी आएगी एल्फी सोल। ये और वर्टिसोल कौन सी? हाड़ौती प्रदेश के अंदर। एंटीएन एरिडो कहाँ पर पाई जाती है? मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल के अंदर। ये सारी चीज़ें अपन लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब मैंने यहाँ पर मैदान के अंदर जो है वैज्ञानिक नाम, क्षेत्रफल, उसके अलावा जैसे यहाँ पर जनसंख्या वगैरह हो चुकी है, वर्षा वगैरह हो चुकी है, उनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ये सब नहीं बताया क्योंकि ये सब अपन लोग बेसिक क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप उस क्लास को देखोगे तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी फटाफट से समझ में आ जाएगी। इनको तो आप लोग केवल एक जो रैपिड रिवीजन के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। फर्स्ट क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ को डिटेल के अंदर और एक्सप्लेन किया गया है फ्लो चार्ट से, ठीक है। कांठल का संबंध किस जिले से है? बार बार बोल रहा हूँ, प्रतापगढ़ का संबंध कांठल से है। अगर ऑप्शन के अंदर कांठल और छप्पन का मैदान आता है तो छप्पन लगाना है, लेकिन यहाँ कांठल आता है तो आपको कांठल लगाना है। क्वेश्चन ही पूछ लिया कांठल का संबंध किस जिले से? प्रतापगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवल की क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। मेवल जो है वो पहाड़ियाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो भी पहाड़ियाँ पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ये अरावली वाले टॉप क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ चुके थे इसको। पूर्वी मैदानी, इसके अलावा और कोई शब्द है नहीं। देखो, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, यानी कि मैदानी प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? क्या चंबल मैदानी प्रदेश का भाग है? सही है। क्या छप्पन का बेसिन है? हाँ सही है। बनास है? हाँ सही है। लेकिन लूनी इसका भाग नहीं है। लूनी तो आपके मरुस्थल का भाग है, इसीलिए आपका लूनी क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अपन लोगों ने अपने मैदानी प्रदेश को भी कवर कर लिया है, कंप्लीट मैदानी प्रदेश को भी अपन लोगों ने समझ लिया है। किसी भी चीज़ को अपन ने इसके अंदर नहीं छोड़ा है क्योंकि देखो आप खुद समझो, हमने जो शॉर्ट नोट्स को यहाँ पे फ्लो चार्ट्स को यहाँ पे यूज़ किया है। फ्लो चार्ट से अपन लोगों ने हर चीज़ को क्लियर किया है। ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में ऐसे कैसे क्या हो जाने चाहिए? छप जाने चाहिए। इन फ्लो चार्ट से आप लोग जो है आराम से अपने रिवीजन को कवर कर सकते हो। और एक फ्लो चार्ट को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट का समय लगता है। यानी कि आप 5 मिनट के अंदर एक एक फ्लो चार्ट पढ़ोगे। और लगभग अगर 50 फ्लो चार्ट भी मैं बना के लाता हूँ तो कम से कम आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। 2 से 3 घंटे के अंदर आप जो है कंप्लीट 80 या 90 पेज का जो है नोट्स होता है, आप इसे 2 से 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन आंसर्स के साथ में रिवीजन कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है तो लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेकर आ सकूँ। आप इस चैनल पर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। कितने? 200 सब्सक्राइबर। और मैं इस ज्योग्राफी की कंप्लीट एक मैराथन लाऊंगा जिसके अंदर सारे टॉपिक्स के फ्लो चार्ट्स, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, उनकी MPYQ जितने भी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं उन सबको अपन लोग करेंगे। अब चाहे वो क्लास कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 10 घंटे की हो, चाहे वो 12 घंटे की, अपने को उससे मैटर नहीं रखना। अपने को केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना पूरा ज्योग्राफी एक ही क्लास में ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग 200 सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट करवाते हो, एक सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज चलाने की जो है प्रणाली चला रहे हैं, यानी कि हम फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च करना चाहते हैं कि ताकि जो हर एक स्टूडेंट है वह जितना भी संडे से, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना भी पढ़े, सोमवार से शनिवार तक, उसका रविवार के दिन क्या हो जाए? कंप्लीट रिवीजन हो जाए। यानी कि हमसे जुड़े हुए हर बच्चे का रिवीजन भी साथ में हो, ठीक है, क्लासें भी साथ में हो, और उसके जो है उसको पता चले कि उसका स्तर क्या है। तो हम लोग जो है फ्री टेस्ट सीरीज जो है चालू करने की सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ्री टेस्ट सीरीज जैसे अपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज़ की जो है डेट वगैरह अनाउंसमेंट कर देंगे कब से इसका स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन 100 सब्सक्राइबर होने के बाद में ही अपन लोग इसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो अब तक अपन लोगों ने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन एक ही साथ में उसके अंदर ले लिया जाएगा जब पहला टेस्ट होगा। लेकिन आप लोग जो है 100 सब्सक्राइबर यानी कि सपोर्ट कीजिए फटाफट से। अब मिलते हैं अपन लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।